नमस्कार। हमारे स्वराज के खास प्रोग्राम 24 के चौधरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के करीब 97 करोड़ मतदाताओं में से 64 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश का भविष्य तय कर चुके हैं। महीनों की तैयारी और 6 हफ्ते तक चले चुनावी अभियान के बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। क्या बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौटेगा? क्या विपक्षी एनडीए इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा या फिर कुछ नया सरप्राइज होगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हालांकि रुझानों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। जी हां, इसके पहले नेहरू ही ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 बार चुनाव जीता था। बहरहाल भाजपा से अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। यह बात और है कि 5 साल का कार्यकाल तीनों मर्तबा पूरा नहीं कर पाए थे। खैर, अब बात करते हैं मौजूदा रुझानों की, तो लगभग यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मोदी तीसरी बार सत्ता में एनडीए की ताजपोशी करने जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे रुझानों के मुताबिक। सबसे पहले चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ अमित जैन के पास। अमित जी, क्या लग रहा है? सारे पूर्वानुमान धराशायी होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जाए कि जिस तरह से 3 दिन पहले एग्जिट पोल था और जो एनडीए और बीजेपी समर्थित जितने भी घटक दल हैं, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था, जाहिर है आज भी जो एनडीए घटक दल हैं और ये है कि करीब 280, 85, 90 तक के आंकड़े को रुझानों में छू चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जो एक अंडर करंट जिसको कहा जाए, जो इंडी गठबंधन चाहे कांग्रेस का कहें या खासतौर से यदि यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी या दूसरे जो पार्टियां हैं जिनका जो इंडी गठबंधन के साथ हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आगे दिखाई दे रही हैं। और ये कहा जाए कि जो एक ये सिमट के आंकड़ा करीब 125 जो दावे कर रहे थे जो एग्जिट पोल के दौरान, लेकिन आज की स्थिति में बहुत कुछ इसमें देखा जा सकता है। करीब 40-50 सीटों का हेरफेर से दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो, इंडी गठबंधन हो, आगे पीछे हैं। तो देखना यह है, करीब अभी वक्त काफी है, करीब 12 बजे तक रुझान सेटल होंगे और 1 बजे तक कुछ ये कहा जाए कि परिणाम आने शुरू होंगे। स्थितियां लगभग क्लियर होती जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर यदि हम ये कहा जाए कि 400 पार का नारा हो या जिस तरह से कांग्रेस इंडी गठबंधन भी कह रही थी 300 पार होंगे, उसमें लगता है कि उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अब सबसे जो देखने वाली बात यह है कि बीजेपी 272 क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जनता या बाकी जितने भी लोग हैं, देश के लोग, बीजेपी 272 क्रॉस करेगी नहीं करेगी, टोटल ये भी देखने वाली बात है। एनडीए की बात कर रहे हैं आप कि बीजेपी की बात? मैं ये बात कर रहा हूं, एनडीए तो पार हो रहा है, लेकिन बीजेपी की क्या इतनी सीट मिल रही है? बीजेपी 370 पार की बात कर रहे थे, क्या वो 270 पार होगी नहीं होगी? ये लोग जो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी जो आंकड़ों में रुझानों में समझ में आ रहा है 242-43 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये जरूर एक फिगर ऐसा है जिस पे लोगों की नजर है और हो सकता है 12-1 बजे के आसपास जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ने का, जो बाकी के लोगों से जो प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे 12 के बाद, वो देखने वाले थे त्रिपाठी जी। सुरेश शर्मा जी, आपको इस बात की बधाई कि मध्य प्रदेश में आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं 29 के 29 रुझानों के मुताबिक। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? बुलडोजर कहां चला गया? देखिए, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यहां हम सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी रुझानों के मुताबिक नहीं है। जो मेरी जानकारी में राजनांद गांव में कांग्रेस आगे चल रही है। मेरी जो जानकारी उसके आधार पर बता रहा हूं, परिणाम आगे पीछे होते रहते हैं और मैं आपको जानकारी लेटेस्ट दे रहा हूं। जी जी। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। अभी शुरुआती रुझान है, अगले 2 घंटे आप इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जिसने देश को दिशा और दशा दी है और अच्छे परिणाम वहां आएंगे, वहां सुशासन के परिणाम। और बुलडोजर तो कायम रहेगा, क्योंकि बुलडोजर से शांति है, बुलडोजर से विकास है, बुलडोजर से एक जनता में सुरक्षा की भावना वहां आई है। निश्चित तौर पर कुछ समीकरण में जातिगत सामाजिक बने हैं, उसके आधार पर भी उतार चढ़ाव चल रहा है। अगले 1-2 घंटे में वो भी सामने आ जाएगा। देखिए, जो आप लोगों के यहाँ से जो एक सोशल मीडिया में मैसेज जा रहा था, 71 सीट जीतने की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, अभी फिलहाल आपके सामने जो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे है सीटों के मामले में। ये निश्चित तौर पर मेरे पास भी फीडबैक था। आप 71 की बात कर रहे हैं, मेरे पास 75 का फीडबैक था कि ये वो सीटें हैं जहां निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां हम शायद नहीं जीतेंगे।
पर अभी मैं तो कहा ना, शुरुआती रुझान है कुछ मास जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, ये सब वहां परिस्थितियां रहती है। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तो आप लोगों ने मिठाई बांट दी थी, बोले अब तो जीत गए, बन गए, अब आप शुरुआती रुझानों की बात करने लगे। ये तो मिठाई तो आज भी बांटेंगे, मैंने कहा ना 2 घंटे तो इंतजार कीजिए, लड्डू तैयार हो रहे हैं, आप भी खाएंगे मैं भी आपको खिलाऊंगा। नहीं तो आप रुझानों की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कभी शुरुआती रुझान है, परिणाम बदलने में समय लगता है। जैसे मैंने बताया ना, कई बार होता है कि कोई जाति विशेष की क्षेत्र होते हैं, जब वो ईवीएम खुलती है तो उसके मत कुछ और आते हैं और बाद में कुछ और आते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी समग्र परिणाम का हमको इंतजार करना पड़ेगा। और जब वो परिणाम आएंगे तो परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे परिणाम उत्तर प्रदेश देगा। उत्तर प्रदेश हमारे लिए उत्तम प्रदेश है और उत्तम प्रदेश ही रहेगा। आप कैसा चाहते थे? निश्चित तौर पर हम चाहते हैं 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसे ही आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसा होगा? चलिए, एक कहावत है बघेलखंड में, न नाक दूर न हंसिया। अभी देख लेते हैं कितनी दूर में हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा नहीं होता, इंतजार बहुत खतरनाक चीज होती है, उसका तो आनंद लेना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें त्रिपाठी जी एक बात जो जिस तरह से बात आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये देखने की बात ये है कि जो मुद्दा उठाया गया था, चाहे मुद्दे काम किए हैं, क्योंकि ये कहा जाए कि चाहे बेरोजगारी की बात हो या संविधान वाली बात हो, इसका असर कहीं पे जिस तरह से जो वहां का गठबंधन इंडिया गठबंधन ने जिसको उठाया है, उस मुद्दों पे काम हुआ। जहां टिकट के बंटवारे को लेकर कहा जाए, समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार ऐसे टिकट जो है बदलाव किए गए, आखिरी मोमेंट तक बदलाव किए गए, उसका भी एक असर देखने को वहां मिल रहा है। चलिए हम देवदत्त दुबे जी के पास चलते हैं, एनालिसिस लेते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं हम प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही हैं। कि जनता के पक्ष में रही है और रहेगी, और राष्ट्र धर्म को माना है और राष्ट्र धर्म के लिए जीती है और राष्ट्र धर्म के लिए काम करती है। लेकिन जो कांग्रेस के आरोप हैं कि आरोप इसलिए निराधार है क्योंकि बाटला हाउस पर कांग्रेस की मां सोनिया गांधी रोई है, भाजपा नहीं। भाजपा ने तो अपना कर्तव्य निभाया है कि दुश्मनों को दुश्मनों जैसा जवाब देना चाहिए, पर कांग्रेस के लोग आतंकवादियों की मौत पर रोते हैं और देशभक्तों को परेशान करे, उनको भगवा आतंकवाद कह करके, भगवा को आतंकवाद कह करके, हिंदू को आतंकवाद कह करके और उनको जेलों में डालते हैं। तो इसलिए कुकृत्य, इनके दुष्परिणाम इनके सामने ला रहे हैं। यही मतगणना लग रहा है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने अभी गालियां भी दी भारत की जनता को, हिंदुओं को विशेष तौर पे इन्होंने गालियां दी, और जहां इनकी सरकार है वहां ये हिंदुओं के विरुद्ध नियम बना रहे हैं। तो इसलिए जनता को पता है कि कांग्रेस का शासन जब था तब उनकी क्या हालत थी, और जनता को पता है कि अगर कांग्रेस का थोड़ी सी भी बढ़त आई है तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिए कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ। क्या होगा यदि कांग्रेस आएगी? आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, जनता ये मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है। आप मिस कर रही हैं क्योंकि पिछली बार चुनाव मैदान में आप चुनाव मैदान में नहीं है, भोपाल से भी नहीं लड़ी, कहीं से नहीं लड़ी, क्या कारण? नहीं, ये पार्टी का निर्णय होता है कि संगठन क्या कहता है, वह निश्चित रूप से सर्वमान्य होता है, और मैं अपने केस लड़ रही हूँ लगातार। वो केस अभी मैं चलिए, देवदत्त जी आपसे सवाल किया, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल ये बड़बोलापन नहीं है सुरेंद्र जी? ये बड़बोलापन नहीं है जो अभी आपने पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद को सुना आपने भोपाल? देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हैं और अभी वो पार्टी की किसी जिम्मेवारी पर नहीं है, और मेरे से बड़ी नेता है, इस बारे में मुझे कुछ बोलना ठीक उचित नहीं समझता मैं। जो संगठन विचार करेगा उनका बोलना ठीक है या नहीं है, ये संगठन का विषय है। आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है? जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि बाटला हाउस में कांग्रेस की मां सोनिया गांधी रोई, इसे नहीं लगता? नहीं, उनके शब्दों पर मतभिन्नता हो सकती है, पर कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी किस रूप में देखते हैं, एक तो कांग्रेस के लोग बेहतर जानते हैं। और निश्चित तौर पर बाटला हाउस में क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी रात पर नहीं रोई, वो एनकाउंटर पर रात पर नहीं सोई और रोती रही वो। ये दिग्विजय सिंह के बयान है, ये प्रज्ञा सिंह या सुरेंद्र शर्मा के नहीं है। ये तो कांग्रेस को चिंतन मंथन करना है कि सोनिया जी किस रूप में देखते हैं, बाटला हाउस पर उनके लिए सही था या गलत था, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। मतलब दिग्विजय सिंह ने अगर गलत बोला तो आप भी बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह भी सत्यता है कि बाटला हाउस में सोनिया गांधी रोई थी, सोनिया गांधी रात पर सोई नहीं, ये कांग्रेस का बयान है। मोहन शर्मा की शहादत को आपने सिरे से नकार दिया, यह कांग्रेस की सांप्रदायिकता की राजनीति है। देवदत्त जी, ये जो एग्जिट पोल सामान्य अगर 2014 का देखें, 2019 का देखें, एक दो एजेंसियों को छोड़ दें, तो जो एग्जिट पोल के सुई के आंकड़े हैं वो लगभग आसपास ही घूमते हैं, 2, 4, 5, 10, 15 सीटों का इधर उधर। लेकिन इस बार तो बड़ा उलटफेर हो रहा है देवदत्त जी।
देखिए, जितने भी एग्जिट पोल अब तक आए हैं अधिकांश 50% का आंकड़ा है। 50% ही सही निकले, 50% गलत भी निकले हैं। 2004 में गलत निकले, ऐसे 2009 में भी उनके विपरीत परिणाम। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल की तो अब चर्चा क्या, अब तो परिणाम आ रहे हैं। हाँ। और हमने नहीं, इसके पहले 2014 का मैंने इसको उसमें जाके रिसर्च किया है। 2014 में जो बताया, 2 एजेंसियों को छोड़ दें तो लगभग बराबर में आए थे, थोड़ा बहुत अंतर था। 19 में भी यही था, इसमें तो काफी भारी अंतर आ रहा है। देखिए, एग्जिट पोल के मैंने जहाँ तक इसमें विचार किया कि जब एक लहर होती है, एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा एक साथ सभी चरणों में होता, तब एग्जिट पोल के परिणाम सही निकलते हैं। जैसे 2014 में भ्रष्टाचार और बदलाव के प्रति रुझान था, मोदी नया चेहरा थे। एक मिनट मैं रोकूंगा। मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी? उसको विश्वास रखे, और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 मेरे पास अभी जो रुझाना है 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को प्रति माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी सभी। सर, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी 10,000 वोटों से पीछे चले। हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गढ़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा जी देवदत्त जी। हाँ, तो 2014 में एक बदलाव की बयार थी, भ्रष्टाचार के कांग्रेस के मामले उठे थे, अन्ना केजरीवाल आंदोलन, ये सब, और मोदी एक नया चेहरा थे। तो एक पूरे देश में एक बदलाव की बयार थी। उसके कारण एग्जिट पोल जिस दिशा में गए परिणाम भी लगभग रहे। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो देश के प्रति माहौल बन, उसमें और पुलवामा वही वाला, तो उसमें और ज्यादा बढ़त से लोग जीते। 3-3, 4-4 लाख से कोई प्रत्याशी कम जीता नहीं बीजेपी का। मध्य प्रदेश में ही ऐसे परिणाम आए थे। लेकिन इस बार हर चरण में एक तो मुद्दे बदलते गए। 7 चरण में आप देखें तो अलग अलग मुद्दे गए, तो राष्ट्रव्यापी एक सा ट्रेंड नहीं चला मुद्दों का। फिर जो इंडिया गठबंधन पहली बार एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, उन सीटों पर जो समझौते हुए, और एक तरह से जातीय समीकरण, जो एक तो आरक्षण का मुद्दा और जो ओबीसी जो उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में उठाया गया, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो इस बार फाइट लग रही है। और एग्जिट पोल के उलट अभी तक परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें नहीं दे रहा था। लेकिन अभी ये लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है, अभी तो 3 या 4 राउंड है इसमें। अभी ये मुझे लगता है कि 1-2 बजे के बाद बहुत कुछ तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, जिस तरह से भारी जीत के दावे किए जा रहे थे कि इस तरह की चुनौती उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जो कहते हैं जिधर उत्तर प्रदेश उधर केंद्र की सरकार। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उलट हो गया, कांग्रेस आगे है, पंजाब में कांग्रेस आगे है, आपकी सरकार है वहां पीछे। इस तरह से बहुत सारे चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत चौंकाने वाले परिणाम। एक चौंकाने वाला तो रुझान ही आया था कि वाराणसी से पहले राउंड में मोदी पीछे चल रहे थे, अभी वो आगे हुए हैं। आप देखें कि इस पूरे उसमें कि जहां जहां जो ताकत से चुनाव लड़ा है वो आगे जा रहा है। कोई मुद्दा राष्ट्रव्यापी नहीं चला है, ताकत की जीत हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ईडी गठबंधन जो उन्होंने ताकत दिखाई, छोटे छोटे गठबंधन किए, और मुझे लगता है कि जैसे स्मृति ईरानी का पीछे होना एक आश्चर्यजनक है ही। जो प्रत्याशी बहुत मजबूत माने जा रहे थे, मैंने पहले 2 राउंड में दिल्ली में मनोज तिवारी भी पीछे देखे हैं। तो ये जो कई चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और इस बार मुझे लगता है बड़ी जीत के लिए बहुत देखना पड़ेगा दूरबीन से कहाँ बड़ी जीत हो रही। मध्य प्रदेश में जरूर है ऐसा कि इंदौर, खजुराहो, जहाँ कांग्रेस और ईडी गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है, वहाँ लाखों की जीत होगी। सिंधिया गुना से और शिवराज सिंह विदिशा से भी अच्छी बढ़त से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में वही ट्रेंड अभी तक समझ में आ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा जो 2019 में था, 14 में था, क्योंकि इस बार 29 सीटों पर अभी तक भाजपा आगे चल रही है। सबसे बड़ी जो कांग्रेस के लिए झटका जो माना जा रहा है, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ में पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अब भी भाजपा के साथ वैसे ही चल रहे हैं, झाबुआ गढ़ था।
बिल्कुल झाबुआ भी गढ़ था। झाबुआ गढ़ था कांग्रेस का कभी 2014 की जीत के बाद जी। 2015 के उपचुनाव में कांतिलाल ने चुनाव जीता था कांग्रेस के उससे, और एक पूरे देश में भाजपा को एक झटका दिया था, वो भी पीछे चल रहा है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश जो है, जो 2014-2019 से भी आगे बढ़कर भाजपा के साथ है। बाकी जो राष्ट्रव्यापी परिदृश्य है वो अभी तक एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं है, भाजपा के दावे के मुताबिक नहीं है, और एक अलग अभी तक जो माहौल बना हुआ है, ये आगे स्पष्ट होगा कि किस तरह की दिशा में देश के चुनाव परिणाम जा रहे हैं। जी। चलिए, सुलेरे जी हैं हमारे साथ। लेकिन सुरेंद्र जी, एक बात जैसा कि अभी देवदत्त जी ने भी कहा, रुझान भी आए कि शुरुआती रुझानों में मोदी जी अगर जिनके नाम पे पूरे देश में बीजेपी और एनडीए चुनाव लड़ रही है, मोदी मैजिक पे चुनाव लड़ रही, वहां शुरुआती रुझान में पीछे क्यों हुए सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए, कुछ वर्ग विशेष ऐसा है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मतलब उसने प्रधानमंत्री जी को स्वीकार नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। वर्ग का मतलब अब वो सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं जी, सार्वजनिक रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सारे लोग समझ रहे हैं। और जब उस पर्टिकुलर क्षेत्र की पेटियां खुली होंगी तो निश्चित तौर पर वो वोट कहीं और गया होगा। और हमने हैदराबाद में भी लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, राहुल गांधी की गारंटी के लिए 8,000 के खाता खुलवाने वाले लोग कौन थे, या हमने बाकी जगह भी देखा है। तो एक बड़ा वर्ग विशेष है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो कब आएगा साथ, कैसे आएगा, ये बात का विषय है, पर वो एक देश के लिए चिंता का विषय भी है। सुलेरे जी, हम खासकर पंजाब के बारे में जानना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर इंडिया गठबंधन हुआ है तो उसमें आप पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है क्या? पंजाब में उल्टा हो गया है, 8 में कांग्रेस आगे चल रही है, 2 में आप चल रही, बीजेपी तो खाता ही नहीं खुला। देखिए क्या है, जो इंडिया गठबंधन ने जो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके जो ग्रुप बनाया अपना संगठन, उसमें क्या हुआ कि वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जिस राज्यों में, उन राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने अच्छा मंथन करके कैंडिडेटों को चयन किया और जातिगत हिसाब से सामाजिक समीकरण बिठा के उनके चयन किया, उनके लिए कार्य किया। और इस चुनाव में खास तौर से ये रहा कि जहां पे पार्टी दूसरी लाइन पे थी, जैसे आप पार्टी आप पंजाब में कह रहे हैं, तो वहां पे रूलिंग पार्टी में है, लेकिन वहां पे संगठनात्मक रूप से जिस तरह से बिखराव हुआ और केजरीवाल जी जिस तरह से गए और जेल गए। रूलिंग तो कर्नाटका में भी है कांग्रेस जी, लेकिन वहां बीजेपी काफी आगे चल लेकिन उसमें क्या था, विधानसभा में जेडीएस के साथ चुनाव गठबंधन कांग्रेस ने किया था, तो वो जेडीएस का अल्पसंख्यक का जो वोट है और जो उनका क्षेत्र वोकलंगा जो जाति है उस पर जो उनका प्रभाव है, वो इस बार लोकसभा में उन्होंने गठबंधन उनके साथ किया है बीजेपी के साथ, इसलिए तो वो इस बार लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण वहां की वो बात है। लेकिन क्या होता है, कभी जब जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं उनमें इशू तय होते हैं, तो कई जगह इंडिया गठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई, इन इशुओं को रेस किया और राष्ट्रीय विकास दर को भी उन्होंने रेस किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां जो पीछे बैकलॉग में पड़ी थी और उनके द्वारा जो गठबंधन हुआ और उसमें कैंडिडेटों को चयन सबसे अच्छा हुआ गया, और उसके बाद जो अंडर करंट चल रहा था मतदाता का, और मतदाता जो कम प्रतिशत वोट भी हुआ और साथ साथ जो मतदाता की मनोदशा नहीं समझ पाए और वो मनोदशा परिवर्तन की ओर जा रही थी, इसके कारण ये रुझान पता चल रहे हैं। लेकिन आगे जाके देखिए पिक्चर क्या क्लियर होती है, ये तो बहुत अभी क्या है कि जिस तरह से प्रतिशत मतदान का कम होना और फिर जब तक अभी रुझान है, अभी 7-8 राउंड की जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद कुछ परिणाम पता चलेंगे, तो 1-2 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगी। कुछ जगह तो ऐसा लग रहा है कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, जैसे देखिए अभी हैदराबाद में ओबीसी जी पीछे चढ़ रहे हैं, तो ये भी शुरुआती रुझान है ऐसा भी। लेकिन वास्तव में इस चुनाव में जो अंडर करंट मतदाता का चल रहा था, जो मतदाता केंद्र पे भी नहीं जा पाया क्योंकि मतदान भी कम हुआ। करंट था क्या? अंडर करंट आपने कहा, करंट था क्या इस बार मतदाताओं के अंदर? जी बिल्कुल, करंट क्या है, क्या मतदान प्रतिशत जरूर कम हुआ, लेकिन ये मान के चलिए सत्ता के विरोध में लोगों का मन था, ये इससे पता चल रहा है ये रुझान से, क्योंकि इस तरह से 400 पार और उस तरह से जो बातें हो रही थी। सत्ता के विरोध में तो मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ 29 की 29 हो रही है। देखिए सत्ता का विरोध कहाँ? 20 साल, अगर 15 महीने कमलनाथ सरकार छोड़ दे तो लगातार 20 साल से इनकी सरकार में बीजेपी की है, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की रही, तो यहाँ विरोध तो कहीं उस तरह एंटी इनकम्बेंसी लहर की जो बात करें तो नहीं दिख रहा। देखिए मध्य प्रदेश और हिंदी बेल्ट में भाजपा का संगठनात्मक बहुत मजबूत है, वहां पे बड़े नेता हैं और
बड़े जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी, और उनके जो अनुसांगिक संगठन है वो भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पिछले चुनाव में हर लोग 4 लाख 3 लाख से ऊपर से वोट से जीते थे। अगर उसको कवर भी करेगा इंडिया गठबंधन तो नहीं कर पाएगा। यहाँ संगठनात्मक बहुत मजबूत है, तो ये चीज यहाँ पे लागू होना। देखिए उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से मजबूत तो है, लेकिन देखिए वहां पे सपा का भी अपना एक कैडर है, तो इस कारण इस चीज है। तो मध्य प्रदेश तो विसंगति के रूप में है, लेकिन छिंदवाड़ा का जो आप या 29 सीटों की बात कर रहे हैं, तो छिंदवाड़ा में कैलाश जी और अमित शाह जी, कैलाश जी को प्रभारी बनाया गया था और अमित शाह जी उसके बिल्कुल अगुवाई कर रहे थे। तो ये उनके लिए एक पॉइंट था, जिससे कि क्या है 28 सीटों में फिर से वही 4 लाख से अधिकतम जीतों से हुए जीते। ये उनका एक मैसेज है, ये संगठनात्मक एक चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है उनकी, कि कार्यकर्ता एकजुट होकर मतदान केंद्र पे जाए। तो मध्य प्रदेश तो अतिशयोक्ति के रूप में है, क्योंकि ये उनका है ही नहीं, यहाँ संगठन बहुत रूप से मजबूत है। चलिए अमित जी, अगर आप पिछले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, शुरुआत की बात करें तो आजादी का माहौल था, वो चला। उसके बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने तो 71 में गरीबी हटाओ, हर बार कोई ना कोई नारा चला है। 71 में गरीबी हटाओ का नारा चला, 77 में आपातकाल को लेकर के नारा चला, लहर चली। 80 में स्थायित्व का मुद्दा चला, 85 में शहादत का मुद्दा चल गया, उसके बाद फिर राजीव जी की शहादत का एक चला, फिर अब की बारी अटल बिहारी। 14 में देखें अच्छे दिन आएंगे, 19 में देखें राष्ट्रवाद का मुद्दा। इस बार आपको कुछ लग रहा है कि इस बार भी कोई मुद्दा था या मुद्दा विहीन था, इसलिए इस तरह के नेक टू नेक फाइट के परिणाम देखने को मिल रहे हैं? देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बीजेपी ने अपने 10 साल के काम को एक नए रूप में किया, और खास तौर से जिस पे उन्होंने वोट मांगा, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का हो या 370 के मामले को बहुत आगे रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस घिरने में आई कि महंगाई है या दूसरे मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, या इस तरह की जो बात उन्होंने की, ये मुद्दे जो हैं डेवलपमेंटल मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की भारत की छवि बनती है, इस तरह के मुद्दे भी कई आए हैं। लेकिन इसमें देखा जाए कि एक मुद्दा अच्छे दिन आने वाले हैं, या मोदी मैजिक जो एक था कि सिर्फ मोदी सेंट्रिक पूरा चुनाव इस बार रहा। इस बार मुद्दे से बड़े मोदी थे, और कोई सब मुद्दे से बड़े ये कहा जाए पूरे देश भर में यदि एक ब्रांड चल रहा था तो मोदी के ब्रांड पे पूरा चुनाव लड़ा गया था, बीजेपी ने, एनडीए लड़ा। तो और सबसे और ये देखने वाली बात ये है कि यदि ब्रांड बहुत ज्यादा काम नहीं आया, लेकिन 244 पे बीजेपी अटक के रह गई। अभी बिल्कुल ये कहा जाए कि देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी हुआ है कि तीसरी बार यदि कोई जीता है तो अभी तक सिर्फ ये कहा जाए कि जवाहरलाल नेहरू एक बार 3 बार जीते हैं, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड, ठीक है, ये 3 बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन वो किस तरह से बने हैं, लेकिन लगातार एक बड़ी जीत का। लेकिन जो बीजेपी की जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी एक बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार यदि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक अलग रूप में होगा, लेकिन इस बार जो देखने में आ रहा है कि ठीक है, एनडीए गठबंधन आगे है, करीब 290 के आसपास अभी है, 12 बजे के बाद हो सकता है कि और कुछ आगे पीछे जैसे होगा, लेकिन जो एक सेटलमेंट है, जो एक 400 पार की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं अभी। और इसमें जहां तक मुद्दों की बात आप कर रहे हो, मुद्दे जैसे कि अभी देवदत्त जी भी कह रहे थे कि हर फेज में मुद्दे बदले हैं, उसका काउंटर भी कांग्रेस ने किया है। लेकिन संविधान का एक जो मुद्दा था कि संविधान बदलने वाली बात जो कांग्रेस उठा रही थी, उस पे भी बीजेपी पीछे, उसको भी सफाई, कई मुद्दों पे बीजेपी की सफाई भी भारी पड़ी है इस पूरे मामले में। तो ये देखने की बात यह है कि अभी जैसे समय बढ़ रहा है, 12 बजे तक रुझानों का सेटलमेंट, इस पे जरूर देखने की बात आएगी कहां पे सेटलमेंट हो रहा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस बार सबसे बड़ी नजर यह है, क्या बीजेपी अकेले अपने दम पे 272 के पार होगी? क्योंकि 2014 में, 19 में अपने दम पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी, अलायंस जरूर थे, लेकिन अलायंस की सीटें अकेली थी बीजेपी की। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि अपने दम पे सरकार बनाई थी, अलायंस साथ में थे, लेकिन उनकी किसी तरह की जो होता है अलायंस में खींचतान, वो दिखाई 10 साल तक नहीं दी थी। इस बार ये देखने वाली बात जरूर होगी। त्रिपाठी जी, सुरेंद्र जी, अगर मुद्दे की बात करें, जैसे आपने कहा मुद्दा 1952 में जनसंघ का जन्म हुआ, फिर उसके बाद बीजेपी 1980 में बनी। आपके प्रमुख 3 मुद्दे थे। एक मुद्दा था धारा 370, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है नारा आप लोग देते रहे विद्यार्थी परिषद के समय से, धारा 370। दूसरा मुद्दा समान नागरिक संहिता। ये 2 मुद्दे थे। फिर आगे चल के राम मंदिर मुद्दा। मैंने 3 मुद्दों पे बीजेपी का जन्म हुआ।
इस बार 19 के बाद 2 मुद्दे आपने पूरे किए, एक राम मंदिर का निर्माण पूरा किया, धारा 370 समाप्त की। उसके बाद तो आपको क्लीन स्वीप करना चाहिए, जैसे 1985 में राजीव जी ने किया था। क्या ये मुद्दे जनता के मन से हट चुके हैं? नहीं, ये मुद्दे जनता के मन में अभी भी हैं, और जिन पर अगर किसी ने काम किया है कथनी 303 से आप 250, जो रुझान लगभग तय हो गए हैं, 250 के आसपास टिक गए बीजेपी के अकेले। हम उससे आगे जाएंगे, अब 303 से भी आगे जाएंगे। बिल्कुल उससे आगे जाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमने 370 हटाया और लेकिन वो परिणाम नहीं आ रहे हैं उसके। आएंगे, उसके आगे की बात मैं कर रहा हूं। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने का समय भी आने वाला है। ये तो अभी आपने गढ़ा है ये नारा। ये बिल्कुल नहीं गढ़ा, ये तभी से लगा रहे हैं कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारे। इस देश की संसद ने 1997 में जो संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसे भारत वापस लेगा, उसको वापस लेने का समय अब आने वाले। भाजपा का संकल्प है समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होकर रहेगी ताकि सब लोगों के साथ समानता के व्यवहार हो सके। निश्चित तौर पर कई बार जो मैंने देखा, और आप देखिए, आप मोदी जी को बधाई देना चाहिए। लोग कहते थे कि नेहरू जी के कद का कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ, तो लगातार 3 बार जिसके नेतृत्व में सरकार बनी वो नेहरू जी के बाद अभी नहीं बनी है, बन गई है, रुझानों में बन गई है। और आपने प्रधानमंत्री जी भी तय कर दिए। निश्चित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे जी। और आप ये भी देखिए कि जनता का एक विषय रहता है, 52 के चुनाव देश की आजादी के तुरंत बाद हुए थे, 57 में नेहरू जी की सीट बढ़ी, लेकिन जब तीसरी बार चुनाव हुए तो नेहरू जी की सीटें भी कम हुई थी। ये जनता का एक स्वभाव होता है, कई बार उनको लगता है कुछ नया होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और विकास को लेकर, पहली बार देखिए जितने भी यहाँ चुनाव हुए ना, आपने कहा कि 89 के चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर हुआ था, 77 का चुनाव आपातकाल के विरोध में हुआ था, तो 80 के चुनाव में विपक्ष सरकार नहीं चला सकता, कांग्रेस ही सरकार चलाने के लायक है। जो आपस में उसमें झगड़े हुए थे उसका परिणाम ये निकला कि इंदिरा जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 85-84 का जो चुनाव हुआ इंदिरा जी की मृत्यु के बाद तो एक सहानुभूति लहर थी। तो उस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे होते हैं। आप अगर पिछला 19 का चुनाव देखें तो बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई उसके एक भावनात्मक मुद्दा पूरे देश में एक था। बालाकोट से ज्यादा आपका, हाँ, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा मुद्दा। लेकिन त्रिपाठी जी एक बात मुझे याद आ रही, 2004 में शाइनिंग इंडिया जैसा मुद्दा था, उस वैसे स्तर का तो नहीं है, लेकिन जिस तरह उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पे जो भरोसा एक दिखाया जा रहा था, पार्टी के जो बड़े नेता थे बीजेपी के, बड़े उन्होंने यात्राएं की थी, और जो एक 2004 में जो स्थिति बनी थी वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो दावे के अनुसार कहा जाए कि उतने नहीं आना, वो एक जो, और बीच में जो बीजेपी के नेताओं से जब बातचीत होती थी लगता था कि कहीं वैसा कुछ ना हो, इसलिए वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रेरित करते रहते थे कि भाई आपको काम करना है, वो शाइनिंग इंडिया जैसा माहौल ना है। देवदत्त जी आपको भी याद होगा, सुलेरी जी इंडिया शाइनिंग मुद्दा तो फेल हो गया था ना, 6 महीने पहले चुनाव करा लिया, 6 महीने पहले चुनाव करा, लेकिन फेल नहीं, लेकिन जिस तरह से वो एक माहौल बनाया गया था, इस बार भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को घर से निकालना, गर्मी थी, सब था, और कितने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं या नेताओं से ये बार बार कहा जा रहा था वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, नेताओं जो मंत्री थे उनको चेतावनी देना, सब तरह की बातें हो रही थी, क्योंकि पीछे कहीं बात थी कि कहीं सबको बाहर निकालना है, और जब तक वोटर बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये परिणाम नहीं होंगे। और काफी हद तक बीजेपी इस मामले में सफल हो पाई कि उन्होंने किस तरह से कहा, चाहे मंत्रियों को उन्होंने कहा, आगाह किया कि भाई आप अपने क्षेत्र में वोटिंग बढ़ाएं, या दूसरी सब बातें तमाम तरह की हैं। देवदत्त जी आपको भी याद होगा वो शाइनिंग इंडिया वाला मामला, वैसा तो नहीं, लगभग थोड़ा थोड़ा सा याद जरूर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो चुनाव है, जो देश है बड़ा विविधताओं वाला देश है, और उसमें ऐसे ही होता है कि जब आप किसी चीज़ को बढ़ा के बताएंगे, जैसे 10 साल के बाद मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई, वो कोई ऐसा माहौल नहीं बना पाए कि हम आ रहे हैं, हमारी उपलब्धियां, लेकिन 2014 में महंगाई मुद्दा हो गया था, बीजेपी ये समझती थी कि 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी पनपेगी, अधिकांश राज्यों में, बड़े राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनपेगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से, जैसे फील्ड वोट साइनिंग इंडिया का माहौल बना था, इस बार भी बहुत माहौल कहाँ बना था, फिर साइनिंग इंडिया तो फेल हो गया था, माहौल बनाया था और फेल हो गया था पूरी। वही मैं आ रहा हूँ कि इस बार उन्होंने जैसे 400 पार का माहौल बनाया, तो 400 पार तो अब तक फेल हो रहा नजर आ रहा है, अब तक फेल हो रहा है 400 पार तो, लेकिन उससे जब आप 10 कदम आगे चलेंगे, यदि 2 कदम पीछे भी आ गए तो आप जो रेंज चाहे तो उस पर तो आ ही जाए। तो बीजेपी ने यही किया कि उसने 400 पार का माहौल बना के, और बहुमत पे भी यदि आ गई तो उनकी बहुत बड़ी जीत है कि एक एंटी इनकम्बेंसी के उसमें माहौल चुनाव नहीं हुआ।
ये चुनाव खुला हुआ। ये देवदत्त जी, इस बात को मैं भी ये कहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने लगातार 6 हफ्तों तक जिस तरह से कड़ी मेहनत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, एक एक राज्यों में जाकर एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपने दौरे किए हैं, उसका ये परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि आज तीसरी बार इस स्तर तक वो 290 तक पहुंचे हैं, पूरे गठबंधन पहुंच रहा है। या आगे रुझानों में कितना और बढ़ोतरी होती है घटोतरी होती है वो देखने की है, लेकिन उनकी मेहनत ही ये है कि इतने आगे तक इतनी सीटें आ पा रही हैं। देखिए अमित जी, आप इसको ऐसे क्षेत्रीय दलों में अमित जी जो क्षेत्रीय दल है उनके अपने हैं, जैसे वहां पे अगर देखें आंध्रा में तो चंद्रबाबू नायडू के कारण आगे बढ़ रहे हैं, अकेले मोदी जी का नहीं है वहां पे, देखिए नायडू के कारण है। लेकिन एक बात है कि पहला जो बड़ा नाम है एनडीए का, देश व्याप्त यदि कहा जाए तो यदि कोई उसमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हैं कि उसके, क्योंकि बीजेपी के जो घटक दल हैं उसमें टीडीपी एक ऐसा है जहां पर उनको थोड़ा मिला है। चाहे यदि यही कहा जाए कि महाराष्ट्र में देखें तो जो कुछ उनको सपोर्ट मिला है, यदि मोदी जी यदि माइनस कर दें तो बहुत कुछ कम हो जाएगा। जो भी उसमें जो चमत्कार करिश्मा कहा जाए मोदी जी का, वो दूसरी पार्टी यदि क्षेत्रीय है उससे मिलकर 1 और 1 11 ही हुआ है उसमें। क्यों देवदत्त जी? जी, आप ये समझ जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने बनाया था सर्जिकल स्ट्राइक, और ये सवाल तो बल्कि ये कहा जाए कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये आप इसमें ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं कि मोदी के साथ यदि क्षेत्रीय दल के यदि उस चीज से जुड़ती है तो वो एक अलग 1 और 1 11 बन के काम किया है उसने। निश्चित तौर पर जहां जहां हमारा गठबंधन है, चाहे वो आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में हो, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर वहां क्षेत्रवाद के ऊपर एक राष्ट्रवाद का भाव बना है, और निश्चित तौर पर उनकी जो ताकत थी हमारी ताकत मिलकर हमका 1 और 1 11 हुए हैं या सोने पर सुहागा हुआ है, और उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। और रही बात आपने जो कहा कि लक्ष्य दिया था 400 पार का, तो भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी मैं थोड़ा सा रोकूंगा, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं? छिंदवाड़ा में पीछे चल रहे हैं नकुलनाथ। उम्मीद की छिंदवाड़ा से कांग्रेस को लोगों का फैसला। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं 20 राउंड है। पहले जा रहे हैं, मॉनिटर करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चलिए देवदत्त जी बात पूरी करें आप। बिल्कुल, जिस तरह से ये माहौल बना के बीजेपी ने एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज को खत्म कर दिया था, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत, कितना अच्छा मैनेजमेंट था, कितनी सभाएं मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि मोदी जी की 8 सभाएं हुई, अमित शाह, राजनाथ सिंह, और कांग्रेस की तरफ से 1 या 2 बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे आए। तो आप उस हिसाब से भी देखिए कि जिस ताकत के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं थी मध्य प्रदेश में भी और अन्य ताकत नहीं थी, फिर भी जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, 93 सीटें बने, पहली बार आपने 52 फिर 54, इस बार 93 सीट्स पे है आगे वो। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो एंटी इनकम्बेंसी का अंडरग्राउंड माहौल था, उसको जो माहौल बनाया 400 पार का, उससे वो एंटी इनकम्बेंसी लोगों को समझ में नहीं आई, खासकर मीडिया में सब जगह, लेकिन वो अंदर ही अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी और ये आ गया। यदि बीजेपी इतना माहौल नहीं बनाती, क्योंकि आप और हम जब सर्वे के लिए कई बार निकलते हैं तो एक मतदाता देश में ऐसा भी है, बहुत बड़ा मतदाता, कि हम तो जीतने वाले को वोट देंगे। तो जब जीतने का आप माहौल बनाते तो वोटों का ध्रुवीकरण भी आपके पक्ष में होता है। तो बीजेपी ने यही साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम जिसको हम कहते हैं, वही गेम खेला और 400 पार का जो नारा दिया, जो एक तरह से भारी जी यहाँ थोड़ा सा हमें जो लग रहा है इसके विपरीत, आपने कहा 400 पार का जो नारा दिया, बाद में बीजेपी दूसरे तीसरे चरण आते आते 400 पार के नारे को भूल गई, एक तरह से उसने नहीं दिया। उनको ये लगा कि 400 पार नारा देने से जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, तो जो बीजेपी का खांटी मतदाता है, जो बहुत कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता है, वो घर बैठ गया वोटिंग परसेंटेज कारण कि जीत तो रही है बीजेपी, तो हम नहीं जा रहे। ये उल्टा तो नहीं पड़ा कहीं? नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन भी कई कम बोले, कम सभाएं की, लेकिन उन्होंने तार्किक उसके वो जवाब दिए। जैसे जब आपने 400 पार का भाजपा गठबंधन ने नारा दिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि 400 पार इसलिए जा रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है। तो जब वो बात नीचे तक पहुंचाई गई, उन वर्ग में पहुंचाई गई जो आरक्षण के पक्षधर हैं, तो उनको ये लगा कि हाँ ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है। तो फिर बीजेपी ने तीसरे चरण से वो बदल दिया। देवदत्त जी ये बात जरूर कहेंगे कि इस बार कांग्रेस जो है अभी तक
ये कहा जाए अभी तक इन 70 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे कम सीटों पर लड़ी, 328 सीटों पर इस बार पहली बार लड़ी। सबके साथ जो भी गठबंधन हो सकता था उसको उस अंदाज में उन्होंने अपने आप को झुकते गए और लोगों को जोड़ते गए और सीटें कम करते गए। सबसे कम सीटों पे कांग्रेस बार लड़ी थी, लेकिन उसके देखा जाए यदि वो ट्रिपल डिजिट में यदि आ जाती है, यदि डबल डिजिट में पिछले 2 बारों में है, इस बार 3 डिजिट में आती है तो बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाएगा इसको। बिल्कुल, अभी तक जो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे या टकराता अहम था, उनसे उनकी बात बिगड़ती थी। इस बार समझ गए थे कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो सबने समझौता किया, बहुत झुक के समझौता किया। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल बताया अपने सहयोगी दलों के लिए कि आप ले लो, क्योंकि वो तो जीत ही नहीं रहे थे। कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश में 4थे स्थान पर रहती थी, तो उन्होंने कम सीटें लेके और जो सपा और के वोट लिए उससे वो ताकत भी उनकी बन गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बात तकनीक के आधार पर चुनाव लड़ा, भावनाओं के आधार पर चुनाव, बल्कि इसमें एक चीज और है कि यदि हम लोग देखें कि एग्जिट पोल चाहे विधानसभा चुनाव में देखने को मिले, जो चर्चा थी बिल्कुल उलट, यदि मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, बिल्कुल उलट एकदम आए थे। और सुल्लेरी जी आप इसको जरूर, जिस तरह से डिस्कशन होता था कि एकदम उलट आए, अभी भी इस बार देखा जाए क्या उलट के आए थे, मतलब जिस तरह से कई जगह बताया था कि जो कांग्रेस का कि भाई वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है दोबारा से। एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो सभी बीजेपी सरकार बना, लेकिन उस समय जो एक माहौल है, कई उसमें एग्जिट पोल था कि आगे बता रहे थे, पीछे बता रहे थे, एक आगे था, बाकी सब एक अलग विरोधाभास किस्म का था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल में एक तरफा सबने बताया हुआ था। तो ये कहा जाए कि इस बार ये जरूर देखने में आया है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको काउंटर नहीं किया गया एग्जिट पोल के समय। कितने लोगों को लेना चाहिए, किन से हुआ है, वो जरूर एक छत्तीसगढ़ को छोड़ के तीनों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे सटीक रहे, लेकिन फिर भी सटीक रहे। तेलंगाना में सटीक रहा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी सटीक रहे। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा उलटफेर हुआ था। बिल्कुल, लेकिन यही कहा जाए कि एग्जिट पोल पे जिस तरह का एकदम भरोसा, ये कहा जाए कि जो कांग्रेस नहीं कर रही थी, और ये परिणाम आने के बाद ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक तैयारी, उनका अपना जो आकलन था, वो भी कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है। सुल्लेरी जी, जो विधानसभा भी आप काफी नजदीक से देखे थे उत्तर प्रदेश में, जो जिस तरह से योगी जी की सरकार बनी थी, और एक स्पीच उन्होंने दिया था, आपको ध्यान होगा, 80 और 20 के बीच में लड़ाई है, ध्यान है आपको सुल्लेरी जी? योगी जी ने कहा 80-20। ये 80-20 का इस बार आंकड़ा मुझे नहीं लग रहा कि जो उनका नारा वो चल पड़ा है, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बराबर सीटों पे है। बिल्कुल, ये जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और जब कैंडिडेटों को, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कई कैंडिडेटों के अपने नाम बदले बाद में दबाव में, या उनको लगा कि ये जीत नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी पूर्व अमित जी ने भी कही और देवदास भाई साहब ने भी कही कि जो चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस का देखिए अब इस चुनाव में प्लस ही होना था, 42 से नीचे अब नहीं आना था, 52 थी, हाँ 54 से नीचे अब नहीं आना था, इसको प्लस ही होना था कांग्रेस को, ये तो निश्चित हो, क्योंकि उसने अपने भागीदारी, अपने हिस्सा लीडिंग के रूप में नहीं दिया। उसने जहां जिस राज्य में है अपने आप को सरेंडर कर दिया, एक प्रकार से कहें तो, और उसने ये सोचा कि ये परिवर्तन सत्ता में आना चाहिए, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं रुझानों में। अब यूपी का देखते हैं, तो यूपी में क्या है, जो सपा का जो पिछली बार जो बासपा ने 10 कैंडिडेट लगभग लोकसभा में जीते थे, इस बार बासपा का देखिए आप कहीं पे भी देख नहीं रहा अभी रुझान में। तो ये जो वोट शिफ्टिंग हुई, जो डिवीजन होता था, और कांग्रेस ने अपने मतलब लीडिंग ना लड़के सपा को लीडिंग दी, और जिसके कारण क्या होगा कि जो जातिगत समीकरण, अल्पसंख्यक, पीडीएम वगैरह का जो और जो चुनाव बना, और जो संविधान का बचाव वाला जो एक इशू आया, जो तो हिंदू वोट में जो संविधान सनातनी वोट में जो इस वोट को संविधान के आरक्षण के पक्ष में है, वो डिवीजन हुआ, वो इन लोगों को फायदा में हुआ। तो इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन हुआ, उसको जो शिफ्ट हुआ जो वोट, वो आज इस रुझान में ये दिख रहा है, क्योंकि जो 400 पार का जो अतिविश्वास था और जो संविधान बचाने वाली जो क्रिया थी, तो जिससे कारण जो बासपा का जो वोट था, वो जो बासपा जो संविधान वाला था, वो शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन में, और जो सपा के रूप में आज हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में, और अखिलेश जी ने पूरा फोकस रखा और कहीं राज्यों में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पूरी सभाएं की और एक युवा चेहरा के रूप में चले, और बोलने में भी उनकी कला है।
लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो एनडीए ने जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, देखिए मोदी 188 सभाएं की हैं, 172 करीब अमित शाह ने सभा की हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की जो राहुल जी हैं उनकी सभाएं बहुत कम हैं और बहुत कुछ है। लेकिन इसका जो आज हम परिणाम एनडीए का देख रहे हैं तो वो अगर लीडिंग मोदी की गारंटी के कारण भी लड़ा जा रहा है तो मोदी जी ने उसको फेस किया है और इतनी सभाएं हर राज्यों में लगभग 300 से ऊपर लोकसभा सीटों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और रोड शो किए हैं, विभिन्न प्रकार के डाइवर्ट किया। अगर ये इस तरह से थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैच नहीं हुई थी, केवल ये सारंग क्या आपत्ति लगी इस पर? उसमें सील मैच नहीं हो रही जी, आपत्ति की तो फिर इसमें काउंटिंग ऑफ पार्टी केवल एक पोलिंग पे हो। 2 पोल सर बाकी अगर आगे की बात मैच की बात वहाँ नहीं चल रही अभी कुछ चाहिए। सर जी सुलेरे जी जो सवाल किया था, एक सवाल और है यहाँ पे। इस बार उड़ीसा का रिजल्ट माने एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में है, क्या नवीन पटनायक का जादू समाप्त हो रहा है वहां पे? इस बार उलट हो रहा है, जहां खाता खोलने की उम्मीद नहीं होती थी भारतीय जनता पार्टी को, इस बार 90% सफलता मिल रही है उसको। देखिए उसका एक कारण है कि जो बीजेडी के जो नवीन पटनायक के बीजेडी के जो सांसद थे वो उनका जो वोटर भी था वो इन्होंने अपने सिंबल पे उनको चुनाव लड़ाया है। दूसरी बात उन्होंने उनके अस्वस्थ होने की, इसमें से 18 में बीजेपी आगे है। जी जी बिल्कुल। इस बार लग रहा था कि उन्होंने बहुत काम किया है वहां पे और वहां पे रैलियां की हैं और संगठनात्मक रूप से अमित शाह जी ने उसको देखा भी है और इस बार वो कह भी रहे थे कि डबल इंजन की सरकार वहां पे भी बने तो विकास होगा। और उन्होंने नवीन पटनायक के अस्वस्थ होने की और भ्रष्टाचार को भी उन्होंने एक इशू बनाया और निश्चित रूप से जो हिंदुत्व राम जन्मभूमि राम मंदिर का वही उसका भी उनको फायदा मिला है वहां पर, क्योंकि वहां जगन्नाथ जी भगवान है और उसका एक शिफ्टेड हुआ है। और मतलब राम मंदिर का असर हिंदी भाषी क्षेत्रों की जगह वहां ज्यादा पड़ा। नहीं, ये देखिए कहीं अगर पड़ता है तो देखिए उन्होंने अपने इशू में उनकी जो मोदी जी जब बोलते हैं तो हर जगह उनका इशू अलग रहता है जी। अब देखिए बिहार जाएंगे तो वो जातिगत तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जहां वो धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो वो राम मंदिर और उसके कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये जो उनका व्यक्तित्व है और जो इशू को समस्याओं को राष्ट्र से जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद से, वो उनकी खूबी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उस चीज को कहना पड़ेगा। और उनके कद के बराबर कोई नेता आज नहीं दिखता है, तो ये भी बात सही है। लेकिन आज अगर चुनाव भी अगर एनडीए ने लड़ा है तो उनके व्यक्तित्व के कारण ही लड़ा है, उन्हीं की लीडिंग पे लड़ा है। आज चाहे कोई भी एनडीए का गठबंधन हो या कुछ भी कोई भी कैंडिडेट हो तो मोदी जी की गारंटी का, कोई प्रवक्ता हो तो मोदी जी की। चलिए एक और देख लेते हैं, राज बब्बर जी क्या कह रहे हैं, फिल्म अभिनेता। ये तो आगे चल रहे हैं, जनता आगे चल रही है, जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। जी सुलेरे जी, तो ये जो मोदी जी के बराबर अगर सम्मानार्थ नेता देखें तो अभी दिखता नहीं है। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी खूबी और 73 वर्ष की आयु में इतनी सभाएं करना, ये देखिए ये उनकी लीडिंग का परिणाम है। अगर हम विधानसभा के चुनाव में भी देखें तो उन्होंने देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने भी देखिए पहले ये धारणा बन रही थी कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस आ रही है, लेकिन देखिए उन्होंने इस तरह से किया था कि अप्रत्याशित परिणाम आए थे। तो ये उनका एक है। लेकिन इस समय जो भी एक कारण मुझे ये भी लगता है कि जो भी लोकसभा के कैंडिडेटों को उन्होंने उतारा है या कई जगह जैसे इंदौर में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेटों को, तो जनता इस चीज को देखती, ऑब्जर्व बम पूरी तरह से बम हो गए, हाँ गुम हो गए बम। तो ये है ना कहीं देखिए नोटा का भी वहां परसेंटेज बढ़ा है और इससे जीत, देखिए वहां पे संगठनात्मक मजबूत हैं, कैंडिडेट मजबूत हैं और वो जीत रहे थे ऑलरेडी 4-5 लाख से, लेकिन उसके बाद भी ऐसा किया। तो ये जो परिणाम है इस तरह से, और ये देखिए लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं हर चौथा या 5वां कैंडिडेट बाहर से आया हुआ कैंडिडेट है। तो ये जो संगठनात्मक लोग हैं, ये जो लोग 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे हैं, तो वो भी लोग भी कहीं
इस समय समझते हैं कि जो आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है या वो पार्टी की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अनुशासित पार्टी है तो ये दिखता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मतदान में ये दिख रहा है। तो ये सब सुलेरी जी जो आप लगातार ये बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज बस मन में जो बात आ रही है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी यदि उड़ीसा में देखी जाए लगातार बीजेडी की थी तो बीजेपी को वहां फायदा मिला, यूपी में यदि बीजेपी में लगातार था तो सपा को फायदा मिला। यदि उड़ीसा में बीजेपी की नहीं थी, उड़ीसा में बीजू जनता दल उनको था तो बीजेपी को फायदा मिला। या आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर वाईएसआरसीपी के पास थी तो टीडीपी को फायदा मिला। तो एक प्रकार से इस तरीके का यदि एंटी इनकम्बेंसी लगातार कोई दल वहां रहता उसका दूसरे दल को फायदा मिल रहा है, ये जरूर है। और एक चीज लेकिन एक जगह नहीं मिल पा रही, यदि हम देखा जाए कोलकाता में टीएमसी जो जिस तरह की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, बीजेपी की सीटें जो और बढ़ने की बात हो रही थी, जितना वहां जरूर इसमें ब्रेक लगा है। मध्य प्रदेश में तो कोई फायदा नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, या गुजरात की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर जो है बीजेपी लगातार अपने जो परफॉर्मेंस थी उस पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में एक बात जरूर हो रहा है कि अभी तक जो सीट वाइज रुझान आ रहा है, कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 11, 12, 15 ऐसे आगे जो चौथे और पांचवें राउंड में 19 में लाखों और 50,000 से जीत हुआ करती थी, वो केवल 6-7 सीटों पर नजर आ रही है। मतलब मोदी मैजिक का असर कब हुआ है, सीधे सीधे कहें जी बिल्कुल, जो लहर थी जैसे 2019 की वैसी समझ में 29 सीटों पर आगे होने के बावजूद भी बढ़त का अंतर सब जगह कम है। सतना में 8,000, मुरैना में 11,000, इस तरह की जो आ रही सतना, मुरैना, मंडला, छिंदवाड़ा, राजगढ़ और झाबुआ, ये तो माना जा रहा था ना कि यहाँ फाइट में है इसलिए अंतर है, बाकी जगह अंतर काफी है। नहीं, केवल 8 सीटों पर अंतर ज्यादा है, बाकी 50,000 और 1 लाख के बीच है अधिकांश सीटों पर। 50,000 1 लाख का, और क्या आप चाहते हैं कि 5 लाख का अंतर आगे बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में अगर खासतौर से देखा जाए तो बीजेपी भावनात्मक रूप से भी और संगठनात्मक रूप से मजबूत है। मैं आपको बताऊं, ये देखिए इसका कारण है कि यहाँ पे बड़े नेता हैं और संगठन रूप से नीचे तक काम किया है। देखिए अटल जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, अटल जी की यहाँ पृष्ठभूमि है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे संगठनात्मक रूप से। तो ये अतिशयोक्ति के रूप में है, जैसे अमित जी कह रहे थे कि वो अटल जी चुनाव हारे भी हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, वो हारे तो है, ठीक है, लेकिन अटल जी हारे भी हैं, जीते देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न हैं, तो वो पितृ पुरुष हैं बीजेपी के लिए। हाँ जी। सुरेंद्र जी, एक यहाँ बड़ा सवाल बार बार शुरू से ही उठ रहा था किसान आंदोलन को लेके। पंजाब में आप खाता नहीं खोल पा रहे, ठीक है, पहले भी नहीं था, शिरोमणि अकाली दल के साथ आप लड़ते रहे हैं, तो एक गठबंधन के साथ आप कुछ सीटें, 3 सीटें हासिल हुई। हरियाणा जहां 2014 में आपने 7 सीटें जीती, 19 में आपने 10 की 10 जीत ली, वहां 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 4 में आप आ गए। तो और इसी तरह राजस्थान में बिल्कुल जहां 25 की 25 जीती थी आपने, वहां भी आप पीछे हो रहे हैं, 12-11, 12-11 इस तरह का अंतर आ रहा। क्या इसको किसान आंदोलन का असर मानते हैं सुरेंद्र जी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसान आंदोलन का कोई असर इस चुनाव में रहा है। क्यों आ रहे हैं इस तरह? ये वहां की स्थानीय समीकरण देखिए, दोनों जगह जातिगत संघर्ष एक अलग प्रकार का चलता है। कभी वहां जाट आरक्षण की बात उठती है, कभी गुर्जर आंदोलन वहां उठता है, पर जातिगत संघर्ष है और उसका परिणाम इस चुनाव वहां दिखाई दे रहा है दोनों राज्यों में। निश्चित तौर पर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में भी इतना अंतर दिखाई दे रहा है, हरियाणा में भी कुछ ना कुछ वहां कमियां रही होंगी, और मुझे लगता है बीच में गठबंधन टूटा है वहां सरकार के साथ, उसका भी शायद नुकसान इस चुनाव हमको दिखाई दे रहा है। उसको आगे ये अगर पंजाब आंदोलन को आप देखें कि कहां तक, देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहीं पे आंदोलन का असर था, यहीं आपका परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना किसान आंदोलन एक अलग विषय पर, यहीं पर गुर्जर आंदोलन आरक्षण को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर, जातिगत मुद्दे यहाँ पर हैं। जातिगत मुद्दे मुझे लगता है प्रभावी हुए हैं। हमने जिस प्रकार से चुनाव के एक राष्ट्र को विकास की दिशा में ले जाने के लिए हमने बात की थी, हमने स्वर्णिम भारत की बात की थी, अमृतकाल की बात की थी, उसके स्थान पर स्थानीय मुद्दे जो जातिवाद, राष्ट्रवाद पर यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हावी होता हुआ दिखाई दिया है, और उसके हम परिणाम कहें या जो भी प्रभाव कहें वो सामने नजर आ रहे हैं। इन जहां जहां ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब, यहाँ सिर्फ जाति असर हो गया, बाकी जगह नहीं हुआ। उड़ीसा में नहीं हुआ। उड़ीसा में जाति नहीं, उड़ीसा में जो मूल बात है वहां 2 बातें हैं। पहली बात जो का एंटी इनकम्बेंसी, पहली बार आपको इतनी सफलता मिल रही है उड़ीसा? निश्चित तौर पर पहली बार मिल रही, लगातार हम प्रयास वहां कर रहे थे, वहां भाजपा ने बहुत मेहनत की, और आप देखेंगे हमने 400 पार का नारा दिया था, उसमें 137 सीट ऐसी थी जो उसमें उड़ीसा भी था, पश्चिम बंगाल भी था, आंध्रा भी था, तमिलनाडु भी था, केरल भी था। इनकी 137 सीटों को हमने फोकस किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम 400 पार होंगे।
तो निश्चित तौर पर उसकी मेहनत का परिणाम सामने दिख रहा है। बीजू जनता दल का कुशासन आपने देखा होगा कैसे वहां के मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, उनका हाथ हिलता है तो उनका जो सरकारी अधिकारी उनका हाथ पकड़ लेता है। मतलब एक मुख्यमंत्री को उनका अधिकारी चला रहा है, वहां तो संदेह ये भी है कि उनके ई सिग्नेचर उसने पता नहीं क्या क्या कांड किए होंगे। जनता वो मुद्दा घर कर गया, परिणाम सामने आ गया। इसलिए कांपता हाथ आपने नारा दे दिया, लोगों को दिखा, हमने नारा नहीं दिया, जो दिखा वो हमने जनता को बताया ये हालत है, ये इनका हाथ पकड़ के रोक लेता है तो सिग्नेचर कहां कराता होगा। सरकार मुख्यमंत्री नहीं, उनका वही चला रहा है, ये जनता ने देखा, उसके परिणाम सामने आ गए। चलिए हम वक्त हो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।